हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑन पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th के ज्योग्राफी का चैप्टर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। यानी कि इसके अंदर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति है और साथ ही साथ जो वन्य जीवन है। वन्य जीवन का मतलब होता है वन में पाए जाने वाले जीव जंतु, जैसे शेर, चीता, हिरन, ये सारे जितने भी छोटे मोटे या फिर बड़े जितने भी तरह के जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में, साथ ही साथ जिस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो बताया गया है कि सलीमा का जो ग्रीष्म शिविर था, यानी कि जो समर कैंप था उसका लगा था। अब वो उसको याद कर रही है कि जब वो समर कैंप में यानी गर्मी की छुट्टी में जब वो घूमने गई थी तो उसने क्या क्या देखा था। तो यहाँ पर वो बताया गया है, उसी से इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। तो सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। तो जब वो गई थी तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उसको, ठीक है। तो वो अपने सहपाठी के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था, वो बता रही है कि उसे सब कुछ याद था। स्मरण मतलब याद था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति की बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। तो कह रही है कि उस टाइम वो कितनी हैरान हो रही थी जब उसकी बस जो थी जैसे जैसे ऊपर जा रही थी तो वहाँ की जो स्थलाकृति यानी कि आसपास का जो दृश्य है वो बदल रहा था। साथ ही साथ वहाँ जो वनस्पति यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो भी बदल रहे थे। तो वो किस तरह से बदल रहे थे, देखो आगे बताया गया है कि गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। तो ये गिरिपाद कौन सी जगह होती है, तो ये देखो, ये इस तरह से क्या होता है, पर्वत होता है। तो पर्वतों से पहले का जो एरिया होता है नीचे का उसे गिरिपाद कहते हैं। गिरि मतलब होता है पर्वत और पाद मतलब उसके बिल्कुल पैरों के यानी कि नीचे का भाग, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, जंगल होते हैं। तो वो जो जंगल यानी कि वन थे वो धीरे धीरे गायब हो गए। गायब होने का मतलब कहीं चले नहीं गए बल्कि वो पीछे रह गए, क्योंकि वो आगे निकल आई, ठीक है। तो पहाड़ों पे चढ़ते समय जो बस थी वो ऊपर चली गई और वो पेड़ नीचे रह गई। तो अब नीचे रह गई यानी कि जो साल एवं सागवान के वन थे वो गायब हो गए। तथा पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। तो आगे जब वो बढ़ी कहाँ पर, ढलानों पे, पर्वतों की ढलानों पे, तो वहाँ पर किस तरह की जो वनस्पति दिखने लगी, वो थी शंक्वाधारी वृक्ष, ठीक है। तो उसने देखा कि ये शंक्वाधारी वृक्ष हैं। अब ये कौन से वृक्ष होते हैं, तो देखिए आपने जो क्रिसमस ट्री देखा होगा इस तरह से होता है, ठीक है, शंकु के आकार का। और नीचे क्या होता है, ये इसका तना होता है। तो ये शंकु के आकार के जो वृक्ष हैं वो उसको दिखने लगे। और उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी थी, पतली थी और साथ ही साथ नुकीली थी, ठीक है। तो इस तरह के दिखने लगे। तो उसे पता चला कि इनको शंकुधारी वृक्ष कहते हैं, क्योंकि वो शंकु के आकार के होते हैं। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। तो साथ ही साथ आसपास उसने और पेड़ पौधे देखे। वहाँ पर रेडोडेंड्रॉन का जो फूल मतलब वो होता है, पेड़ होता है, उसको फूल दिखने लगे। उन मतलब कि पेड़ों पर फूल बहुत सारे दिखे। जैसे ये देखो, ये जो पौधा है ये रेडोडेंड्रॉन का है, जो कि ये इस तरह का जो पौधा होता है उस पे ये पेड़ पे लगते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो हमें शंकु के आकार का दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ़ से ढकी थी। तो अब तक तो उसने देखा कि जब हल्की हल्की ठंड बढ़ी तो वहाँ पर क्या हुआ, शंकुधारी वृक्ष आ गए। अब आगे मनाली से और गई, जहाँ पर क्या आ रहा है, रोहतांग दर्रा आ रहा था। वहाँ पर रोहतांग दर्रा के जो रास्ता है वहाँ पर उसने क्या देखा, जो पहले वृक्ष थे अब वो भी ख़त्म हो गए। वहाँ पर क्या रह गया, छोटी छोटी घास रह गई। और जबकि कुछ स्थानों पर तो वो घास थी, वहाँ पर बर्फ़ भी थी, ठीक है। तो बर्फ़ से वो ढकी हुई भी थी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे वो जो पर्वत है उस पर चढ़ाई कर रही है, ठीक है, उसमें मतलब उसकी बस जा रही है ऊपर ऊपर, तो वैसे ही जो तापमान है उसमें परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ वहाँ की जो स्थलाकृतियाँ हैं, वनस्पतियाँ, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस सब का संबंध हमारे चैप्टर से कैसे है, आइए इसको देखते हैं। तो सलीमा के समर कैंप के बारे में हम पढ़ के क्या समझ सकते हैं कि जो वनस्पति होती है, आसपास का दृश्य होता है, वो कुछ कारकों द्वारा प्रभावित होता है। मतलब जब वो कारक बदलते हैं तब वो वनस्पति भी बदल जाती है, वहाँ पे स्थलाकृतियाँ होती हैं वो भी बदल जाती हैं। जैसे
अगर हम बात करें कि जो वनस्पति की वृद्धि होती है, मतलब कहाँ पर किस तरह की वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला है तापमान, यानी कि सर्दी, गर्मी, ठंड, ठीक है। ये सबको हम क्या कहते हैं? तापमान जब बढ़ता है, घटता है तो ये बदलता है, ठीक है। जब तापमान ज़्यादा होगा तो गर्मी हो जाएगी, कम होगा तो ठंड हो जाएगी। साथ ही साथ वहाँ जो नमी होती है या फिर जो बारिश होती है, वो भी वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करती है। तो अगर पूछा जाए कि वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो कारक बताओ, तो कौन कौन से हैं? तापमान, दूसरा है वर्षा या नमी भी आप लिख सकते हो। साथ ही साथ हमने देखा कि जो बस चल रही थी, मतलब ढलान पे चल रही थी, तो क्या हो रहा था कि बदलाव हो रहे थे वनस्पति में। उसका कारण क्या है? ढाल भी है, ठीक है। तो ढलानों पे अलग तरीके के पौधे भी पाए जाते हैं। तो अन्य कारकों की बात करें तो हम ढाल को भी ले सकते हैं। साथ ही साथ कहीं कहीं आपने देखा हो कि जो मिट्टी होती है वो अलग तरह की पाई जाती है। हर स्थान पे मिट्टी की वैरायटी अलग अलग होती है, तो उसी हिसाब से वहाँ पर वनस्पति भी उगती है। तो वनस्पति की वृद्धि यानी कि उसके उगने को प्रभावित करने का जो एक और कारक अगर हम जानें तो क्या हो सकता है? मिट्टी की परत भी हो सकती है, ठीक है। तो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हमने कितने देख लिए? 4 देख लिए। पहला तापमान, दूसरा वर्षा, और तीसरा ढाल, और चौथा परत, ठीक है। मिट्टी की जो परत होती है कितनी मोटी है, कितनी पतली है, इस तरह की जो परत की मोटाई होती है उससे भी क्या होती है? हमारी वनस्पति प्रभावित होती है। तो ये तो हो गई बात कि वनस्पति किस तरह से प्रभावित होती है। अब ये प्रभावित होने के बाद अगर हम इसको कैटेगरी में बांटें, ठीक है, तो बांटना तो पड़ेगा। पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? इसको थोड़ा ईजी बनाना है। तो हमने क्या किया? उसको 3 कैटेगरियों में बांट दिया। तो वो 3 मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पहले आ जाते हैं हमारे वन, ठीक है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है या फिर अच्छा मौसम रहता है, वहाँ पर पौधे खूब मज़े में उगते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं? बड़े बड़े पौधे बन जाते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? वन कह देते हैं। दूसरा घास स्थल, जहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है, और कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ होती हैं जहाँ बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है, फिर बहुत ही ना के बराबर होती है। तो इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ वन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वन का टॉपिक ही बहुत बड़ा है। अगली वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं वन के बारे में। जब आप वन शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? यानी कि इसे हम फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों तो उसको वन कह देंगे। ऐसे अगर किसी ने अपना बाग बना रखा है, वहाँ पर कुछ पौधे लगा दिए, तो उसको वन नहीं कहेंगे, ठीक है। वन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पौधे प्राकृतिक रूप से अपने आप उगें, वहाँ पर मानव यानी कि इंसानों का हस्तक्षेप ना हो, वो इंसान ने ना लगाए हों, अपने आप वो हों, ठीक है, अपने आप उगे हों। और साथ ही साथ वहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है अलग अलग पौधों की, ठीक है। तो उसको फॉरेस्ट यानी कि वन कहते हैं। तो ये कितने टाइप के हम पढ़ने वाले हैं? 5 टाइप के पढ़ने वाले हैं। पहले हो गए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, चौथे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, और 5वें हैं शंकुधारी वन। तो इन 5 तरह के वनों के साथ साथ हम एक भूमध्य सागरीय जो कृषि होती है या वनस्पति कह लो, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये होते क्या हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं? तो देखिए, उष्ण का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, कटिबंधीय का मतलब वो एरिया, और सदाबहार का मतलब होता है जो हमेशा हरे भरे रहते हों। और इन्हीं वन को हम वर्षा वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वन उन एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है। तो देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्षा होती है और तापमान होता है वो वनस्पति को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर वर्षा आई है, तो यानी कि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर वन भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा घनी मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब उष्ण का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी वाला, कटिबंध का मतलब वो एरिया, और साथ ही साथ यहाँ पर बारिश भी होती है। तो देखो, ये क्षेत्र कौन सा है? ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए इस तरह समझो, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री से यहाँ पर भूमध्य रेखा से बटी हुई है, यानी कि यहाँ पर क्या है? ये भूमध्य रेखा, और ये हमारा क्या है? 0 डिग्री है। इसके ऊपर आपने देखा होगा एक रेखा होती है जो 23.5 डिग्री पे कटी होती है, उसको कहते हैं कर्क रेखा, और एक नीचे होती है मकर रेखा। तो ये जो दोनों एरियाज होते हैं, देखो, अगर ये हम माने चलो सूर्य, ये हमारा क्या है? सन है। अब इससे क्या होता है? रोशनी आती है, यानी कि सूर्य की किरणें आती हैं। अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ती हैं? ये भूमध्य रेखा के आसपास का जो ये एरिया होता है, यहाँ पर पड़ती हैं। ऊपर 23.5 डिग्री तक और नीचे 23.5 डिग्री का।
जिस वजह से क्या होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ जो समुद्र का पानी होता है वो वाष्प बनता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, ऊपर जाके बारिश करता है। तो हर रोज़ यहाँ क्या होता है कि 2 बजे तक तो पानी वाष्प बनता है, बादल बनते हैं। 2 बजे के बाद हर रोज़ बारिश होती है। अब इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि यहाँ पर जो घने जो वृक्ष होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा घने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ गर्मी की वजह से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के बाद क्या होता है, लास्ट में फिर बारिश होती है, यानी कि वर्षा वाला क्षेत्र है ये। तो इसी वजह से इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया में जो वन पाए जाते हैं वो बारिश के कारण ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा घने होते हैं, ठीक है। तो अधिक घने होते हैं, ये इतने घने होते हैं कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो नीचे तक, ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाती। इस वजह से क्या होता है कि पौधे सूर्य की किरणों को पाने के लिए लंबे होते चले जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लंबे पाए जाते हैं। अब लंबे होंगे तो अगर ये जड़ से, यानी कि अपनी जो तना होता है उससे कमज़ोर होंगे तो क्या होंगे, जल्दी गिर जाएंगे। तो जल्दी ना गिरें इस वजह से ये अपने आप को विकसित कर लेते हैं कठोर कास्ट, यानी कि कठोर लकड़ी वाले पौधों में। तो इनकी जो लकड़ी होती है, इनका तना होता है बहुत ज़्यादा कठोर, यानी कि मजबूत होता है, हार्ड होता है, ताकि ये टूटे ना, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता, मतलब कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के जो पेड़ होते हैं, कई उसकी किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा होती है। और इनके अगर पत्तों की बात करें तो यहाँ पर पत्ते काफ़ी चौड़े होते हैं इन पौधों के। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण इनको ज़्यादा करना होता है, वरना क्या होगा कि नीचे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। तो इनको पानी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, उसी मात्रा में ये क्या करते हैं, वाष्पीकरण भी खूब करते हैं, जिससे दोबारा वही पानी बारिश होती है, उसी पानी बारिश होती है, ठीक है। तो ये देखो आपकी यहाँ पर कितने ज़्यादा ऊपर तक पौधे चले जाते हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं, और नीचे तक जो रोशनी होती है वो घने होने की वजह से पहुंच भी नहीं पाती है। तो इसमें अगर मुख्य वृक्ष कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो रोज़वुड का एक वृक्ष होता है, जिसे हम शीशम का वृक्ष भी कहते हैं, ये होता है। आबनूस का वृक्ष होता है, महोगनी का वृक्ष होता है। तो ये कुछ मुख्य वृक्ष हैं जो आप याद कर सकते हो लिखने के लिए पेपर में। और यहाँ पर अगर जानवरों की बात करें तो ये तो पाए ही जाते हैं, शेर, चीता, हाथी, बंदर, गोरिल्ला वगैरह। इसके साथ साथ जो छोटे से छोटे जो जीव होते हैं, छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े तो इतनी जल्दी घने उसमें जंगल में निकल नहीं पाएंगे। तो जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो छोटे मोटे कीड़े, जैसे चींटी हो गया, मकड़ी हो गया, सांप की कई सारी वैरायटी पाई जाती हैं, बंदर हो गए, इस तरह के जो मतलब कि जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ जो एक बुलेट चींटी पाई जाती है, अगर वो काट लेगी तो ऐसा माना जाता है कि उसकी काटने के बाद ऐसा लगता है जैसे गोली किसी को लग गई, उतना दर्द होता है। तो इस तरह के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया, क्या आप जानते हैं, उसके बारे में कुछ बताया गया है। जैसे ब्राज़ील के जो जंगल हैं, ठीक है, ब्राज़ील के जंगल कहाँ पर हैं, दक्षिण अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है ब्राज़ील, ठीक है। उस ब्राज़ील में अमेज़न एक नदी बहती है, उस अमेज़न नदी के आसपास जंगल पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े, यानी अमेज़न जंगल है उनका नाम। अमेज़न नदी की वजह से उनका नाम पड़ा अमेज़न के जंगल, और उनको हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतना ज़्यादा मात्रा में बड़े हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, जिससे वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वो पैदा करते हैं, जो कि मानव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसी वजह से उनको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है ना, एनाकोंडा, वो इन्हीं वनों में पाया जाता है। जो वर्षा वन है ना, वहीं पाया जाता है। वो इतना बड़ा होता है कि जो मगरमच्छ जितना वो जानवर होता है ना, पानी में रहता है, उसको वो निगल सकते हैं ऐसे ही जिंदा, इतने पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम मैप में भी देख लेते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए अगर हम मैप में देखें तो हमारी जो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री होती है वो ये वाली होती है, ठीक है। ये जो 0 डिग्री आपने देखा यहाँ से गई हुई है, तो जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर क्या हो, कौन सी रेखा होती है, 23.5 डिग्री पर ये रही, ये होती है हमारी कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा जा रही है, उसके नीचे होती है हमारी मकर रेखा, तो ये मकर रेखा जा रही है। तो यही वो क्षेत्र होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ये गर्म होता है यानी कि उष्ण होता है। और कटिबंध का मतलब क्षेत्र, तो इसीलिए इसका नाम है उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। तो यही क्षेत्र वह है जहाँ पे वर्षावन पाए जाते हैं। तो देखो ये है हमारे अमेज़न के जंगल, ये, और साथ ही साथ और कहाँ पर ये मतलब इस तरह के वर्षावन पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं इस एरिया में। साथ ही साथ जो इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं छोटे छोटे, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में घने जंगल पाए जाते हैं। तो अब हम दूसरे टाइप की वन की बात करते हैं, वो कौन से होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखो यहाँ पर चेंज किया हुआ है, नाम में चेंज कुछ नहीं हुआ है, केवल सदाबहार की जगह पर्णपाती हो गया है। उष्ण का मतलब वही है
कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है। कटिबंधीय मतलब वो एरिया जहाँ पर गर्मी पड़ती हो। और सदाबहार वन क्या थे कि हमेशा हरे भरे रहते थे। अब ये पर्णपाती हैं। पर्णपाती का मतलब क्या हो गया? पर्ण का मतलब होता है पत्ता और पाती का मतलब गिरना, यानी कि यहाँ पर पत्ते गिरते हैं। ये वन क्या करते हैं, एक विशेष मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये कौन सा मौसम होता है? ये होता है शुष्क मौसम। शुष्क मौसम वो मौसम होता है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, यानी गर्मी भी होती है, बारिश भी नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, हैरान होकर अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो आपको लगता होगा कि ये पत्तियाँ पुरानी हो गई हैं इसलिए गिर जाती हैं, नहीं। उस टाइम बारिश नहीं होने की वजह से पेड़ों को पानी की पूर्ति होती रहे और पानी भी बचा रहे, इसके लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, क्योंकि पत्तियों से ही बाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो ये मानसूनी जलवायु में पाए जाते हैं, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर एक खास मौसम में बारिश होती है उसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। जैसे अपने भारत में क्या होता है, जब ये दक्षिण भारत आप देखोगे तो सबसे पहले जो मानसून होता है, मानसून क्या कहते हैं, मतलब कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा इधर समुद्री क्षेत्र है नीचे की तरफ, यहाँ से बाष्पीकरण होता है, बादल बनती हैं और यही बादल धीरे 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 करके क्या करते हैं, मई जून में यहाँ पर जाके पहुँच जाते हैं, बारिश से टकराते हैं और यहाँ पर दक्षिण भारत के आसपास तटीय प्रदेशों में जो वन हैं वहाँ पर बारिश करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इससे पहले तो नहीं कर रहे थे ना, तो इसी वजह से उनको मानसून कहते हैं, क्योंकि ये विशेष मौसम में आते हैं। तो इनकी विशेषता क्या होगी कि ये अपने एक शुष्क मौसम में क्या करते हैं, अपने जो पत्तियाँ होती हैं उनको गिरा देते हैं ताकि जो पानी है वो उसको बचा सकें। ठीक है, और साथ ही साथ जो मुख्य वृक्ष हैं अगर उनकी बात करें तो कौन कौन से होते हैं, साल, सागवान, नीम, शीशम। तो नीम का वृक्ष आपने देखा होगा कि बहुत जगह आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा भी होगा कि वो पत्ते पहले पीले पड़ते हैं उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो आप ये मत समझ लेना कि जहाँ पर नीम का वृक्ष है वहाँ पर वन है, नहीं। वन होने का मतलब वहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे होंगे, अलग अलग तरीके के वन, मतलब कि जो पेड़ होंगे वो होंगे। नीम का वृक्ष तो हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये मुख्य प्रकार के वृक्ष होते हैं। इनका महत्व क्या है, इनका महत्व ये है कि बहुत ज़्यादा ये कठोर होते हैं जिनसे फर्नीचर बनाया जाता है। तो आप देखोगे कि जो नीम के वृक्ष की जो वो होती है ना लकड़ी, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि उसमें कीड़ा नहीं लगता है, उससे फर्नीचर बनाने में बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है। साथ साथ यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने में भी इनका ये प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कठोर लकड़ियाँ होती हैं इनसे आपने देखा होगा कि जो खिड़कियाँ वगैरह होती हैं, टेबल, मेज़, कुर्सी, इस तरह की जो फर्नीचर होते हैं उनका निर्माण इन वृक्षों की लकड़ी से किया जाता है। और यहाँ मुख्य जो जानवर हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, हाथी, बंदर, शेर, गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर आपने देखा होगा कि गलियों में घूमते रहता है, थोड़ा सुनहरे टाइप के उसके बाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं कि ये जो वृक्ष होते हैं एक खास मौसम में अपनी क्या कर रहे हैं, पत्तियाँ गिरा रहे हैं। तो आप देखते हैं हम इसको कि वर्ल्ड में ये कहाँ पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है, हमारा भूमध्य रेखा के आसपास का। तो ये रही हमारी भूमध्य रेखा, ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। तो इसी हम जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में पाए जाते होंगे। तो देखिए पहला हमने क्या देखा था कि वो मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। तो मध्य अमेरिका हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, ये जो एरिया होता है यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा भारत में, तो भारत में आप देखोगे कि ये जो तटीय प्रदेश है इनको छोड़कर बाकी जो उत्तर भारत है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो हमारे पर्णपाती वन हैं वो पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया का जो ये ऊपर का भाग देख रहे हो यहाँ पर भी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आप मैप में अगर भरने के लिए आए तो आप आसानी से भर सकते हो। ये हो गया हमारा मध्य अमेरिका, फिर हमारा भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो इन 3 जगह पर क्या होता है कि हमारे उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन हैं वो पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं तीसरे तरह के वन, वो होते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। तो देखिए सदाबहार हैं यानी कि हमेशा हरे भरे रहते होंगे। अब यहाँ पर शीतोष्ण शब्द आया, शीतोष्ण 2 शब्दों से बना है, शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब होता है ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। मतलब ये वह क्षेत्र है जहाँ पर ठंडे और गर्म 2 तरह की जलवायु का मिक्सचर पाया जाता है। तो जहाँ पर दोनों चीज़ों को मिला दो आप, जैसे एक गर्म पानी मिला दो, ठंडा पानी, दोनों को मिक्स करोगे तो वो हल्का, ना ज़्यादा गर्म रहेगा ना ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो मध्यम प्रकार का बन जाता है। तो इसी तरह की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, ना ज़्यादा वहाँ पर वर्षा होती है और ना ज़्यादा वहाँ पर तापमान होता है, मतलब मध्यम टाइप की जलवायु होती है। तो ये क्षेत्र जहाँ पर ये पाए जाते हैं वन, वो है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश, यानी कि तटों के आसपास का जो क्षेत्र होता है। तट मतलब कि जहाँ पर ज़मीन से समुद्र मिलता हो वहाँ पर तटीय प्रदेश होता है।
तो ये कहाँ पर होते हैं? ये मुख्य रूप से महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पे पाए जाते हैं। अभी हम वर्ल्ड में देखेंगे कौन सा क्षेत्र है। पहले हम देखते हैं कि मध्य अक्षांश कौन से होते हैं। तो देखिए, अभी हमने देखा कि हमारी पृथ्वी होती है, उसके बीच से क्या होता है? भूमध्य रेखा गुजरती है जो 0 डिग्री पर होती है। उसके ऊपर कर्क रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। इसके ऊपर एक और रेखा होती है जो कि 66.5 डिग्री पर जा रही होती है, ठीक है। ये 66.5 डिग्री की रेखा जो होती है, ठीक है, ये और ये वाला क्षेत्र है 23.5 डिग्री वाला क्षेत्र, ठीक है। तो 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र बीच का होता है उसको हम कहते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कौन सा हो गया? ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हो गया ये वाला हो गया, ठीक है। तो इस मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में क्या होता है? ये शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये हमेशा हरे भरे भी रहते हैं, क्योंकि गर्मी कम पड़ती है तो इनको कम पानी की भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो अब इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि यहाँ पर दृढ़ यानी कि एकदम कठोर वाले और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बांज, जैसे हम ओक ट्री भी कहते हैं, और दूसरा चीड़ का और नीलगिरी का। नीलगिरी का पेड़ आपने देखा होगा कि जो जिसको हम सफ़ेदे का पेड़ भी कहते हैं, काफ़ी ऊंचा होता है। उसका जो तना होता है सफ़ेद टाइप का, सफ़ेद सफ़ेद होता है, एक तरह से सिल्वर टाइप का होता है, ठीक है। तो उसका भी काफ़ी व्यापार में मतलब कि जो लकड़ी वगैरह होती है उसका यूज़ किया जाता है फर्नीचर वगैरह में। तो इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं इनका काफ़ी महत्व है, ठीक है। तो अब ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं आइए देखते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि जो उष्णकटिबंधीय वन हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पर पाए जा रहे थे, जिसको हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इसको निम्न अक्षांशीय क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम मध्य अक्षांश की बात करें तो वो कौन सा होता है? तो देखो, ये हमारे 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है, ऊपर है 66.5 डिग्री की रेखा। तो इसके जो बीच का एरिया होता है इसको हम मध्य अक्षांश कहते हैं, और इसके ऊपर का एरिया जो होता है उसको हम उच्च अक्षांश कहते हैं। उधर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। लेकिन ये जो एरिया होता है मध्य अक्षांश वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर हमेशा क्या होता है कि जलवायु मॉडरेट रहती है, या ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है। तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो मुख्य रूप से महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे अमेरिका में कौन सा हो गया? हमारा ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस एरिया में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील है, इसका दक्षिण पूर्व एरिया, ये काला काला सा कर रखा ना, इस एरिया में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ चाइना जो है, दक्षिणी चीन, वहाँ पर भी शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो चौथे प्रकार के जो हमारे वन होते हैं वो होते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो यहाँ पर ही देखो, वन वही है, एरिया वही है, शीतोष्ण है, लेकिन सदाबहार की जगह यहाँ पर पर्णपाती फिर से हो गया। तो ये भी क्या करते हैं? अपनी कुछ खास मौसम में, यानी शुष्क मौसम में, जब बारिश यहाँ पे भी कम हो रही होती है, मतलब पहले से ही कम थी लेकिन अब और कम हो जाती है खास मौसम में, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियाँ ये भी झाड़ देते हैं। अब ये पत्तियाँ झाड़ने का मतलब क्या हो गया कि ये और नहीं चाहते बाष्पीकरण हो, तभी तो ये एक तरह से पानी को बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये पौधे अपनी पत्तियाँ गिराते हैं ना, फिर नई पत्तियाँ आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। मतलब तरह तरह के रंग बिरंगे पेड़ पौधे होते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो वो इन्हीं एरियो का दृश्य होता है, शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं वो, और ये काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अगर आप अमेज़न के जंगलों में जाओगे तो वहाँ पर एकदम से घास फूस सा रहता है, बहुत ज़्यादा घनी झाड़ियाँ रहती हैं, वहाँ पर आपको इतना सुंदर नहीं लगेगा जितना ये शीतोष्ण पर्णपाती वन लगेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप में, चिली, चीन और न्यूजीलैंड में। तो इसको हम मैप में भी देखेंगे, फिलहाल इसकी विशेषताएँ देखते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु होगी, जलवायु कैसी होगी? मौसमी जलवायु होगी। जैसे वहाँ पर हमने था ना, मानसूनी जलवायु थी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मौसमी जलवायु होती है, यानी कि कुछ खास मौसम में ही क्या होता है, यहाँ पर बारिश होती है। यहाँ पे मौसम होता है वो बदलते रहता है, ठीक है। ये सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, बरसात भी आती है, तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर हर तरह के मौसम पाए जाते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पर क्या होती है, जो मौसम होता है वो मॉडरेट ही रहता है, लेकिन बारिश की कमी की वजह से क्या करते हैं? अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। अब मुख्य वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर बांज, एस और बीच, इस तरह के जो वृक्ष के नाम है ये पाए जाते हैं। आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। अजीब से नाम है लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो मुख्य इस एरिया के वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं। अब मुख्य जानवर की बात करें तो यहाँ पर हिरन, लोमड़ी, भेड़िए, ठीक है, इस तरह के जो जानवर होते हैं वो भी पाए जाते हैं।
और पक्षी भी बताया गया है कि जो फीजेंट नाम नाम का पक्षी होता है, एक जो मोनाल पक्षी होते हैं, तो ये कुछ फेमस पक्षियों के नाम में ये भी इन एरियो में पाए जाते हैं। तो अब हम इसको मैप में भी देख लेते हैं कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो हमारा जो शीतोष्ण प्रदेश होता है वो कौन सा होता है, 66.5 से 23.5 डिग्री का एरिया। तो हमारा ये शीतोष्ण प्रदेश हो गया। तो ये जो हमारे शीतोष्ण पर्णपाती वन हैं ये उच्च अक्षांशों की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सदाबहार वन शीतोष्ण वाले तो ये थे, ये वाले, लेकिन अब ये पर्णपाती हैं तो ये जस्ट उसके उच्च अक्षांश कौन सा, ये वाला है, ऊपर वाला। ठीक है, तो ये इस तरफ चलते हैं तब ये वहाँ पाए जाते हैं। तो इसके जस्ट ऊपर वाला अगर आप ये देखोगे एरिया, तो ये शीतोष्ण पर्णपाती एरिया है। यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर फिर जब गर्मी का छोटा सा मौसम ही सही लेकिन आता ज़रूर है, उस टाइम ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इसी तरह से पश्चिमी यूरोप में भी ये पाया जाता है, और चाइना के ऊपर का जो एरिया है यहाँ पे भी ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह के एरिया होते हैं जहाँ पर मतलब जो मौसमी चेंजेस होते हैं ना वो होते रहते हैं, यानी कि सर्दी, गर्मी, बरसात, इस तरह के जो एरिया होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, ऑस्ट्रेलिया के बगल में इधर एक छोटा सा देश है न्यूजीलैंड, यहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप दक्षिण अमेरिका में देखोगे तो एक यहाँ पर लंबा सा देश होता है, वो है चिली। यहाँ पर भी नीचे की तरफ ये शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आप देखो कहाँ कहाँ हैं। पहला है दक्षिण पूर्व अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी चीन, ये वाला उत्तर पूर्वी चीन, और इसी के साथ साथ ये न्यूजीलैंड हो गया और चिली का दक्षिण पश्चिमी भाग। तो यहाँ पर क्या है, हमारे शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पांचवें प्रकार के वन की, वो है शंकुधारी वन। अब ये शंकुधारी वन इनको क्यों कहा जाता है, हमने पहले देखा कि उष्णकटिबंधीय वन है, उनका नाम क्योंकि इसलिए पड़ा क्योंकि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये शंकुधारी वन इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं। अब ये शंकु के आकार के क्यों होते हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ने की वजह से क्या होगा कि आप देखोगे आमतौर पर जो वृक्ष होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, जो जहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती है वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल गोल से। अब इनके ऊपर बर्फ़ पड़ेगी तो क्या होगा, जमा हो जाएगी, जमा होने के बाद ये इतने भारी हो जाएंगे कि टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वृक्षों ने अपने आप को ढाल लिया है, वो इस तरह से शंकु के आकार के हैं। इस शंकु के आकार के होने की वजह से जब बर्फ़ पड़ती है तो वो इसमें ढाल बनी होने के कारण वो बर्फ़ नीचे गिर जाती है, और साथ ही इनकी पत्तियाँ बिल्कुल पतली होती हैं, चौड़े पत्ते नहीं होते, पत्ते होते नहीं हैं, मतलब कांटे जैसी पतली पत्तियाँ सी होती हैं, वो अपने आप बर्फ़ को नीचे जाने देती है। इससे ये भारी नहीं होते, गिरते नहीं हैं, और काफ़ी लचकदार होते हैं, नरम लकड़ी वाले होते हैं, जिससे टूटते भी नहीं हैं जल्दी। तो ये यहाँ के जो वृक्ष हैं उनकी विशेषताएँ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। सिर्फ नहीं, मतलब पहले ये समझिए कि ये अक्षांश में कौन से में पाए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध जो है, उस उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांशीय क्षेत्र है 50 से 70 डिग्री वाला, यानी कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पाए जाते हैं। इसके सिवा जहाँ जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ती है, ठंडा एरिया है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। जैसे जो हमारी सलीमा है, उसने मनाली में क्या देखा था, वहाँ पर भी शंकुधारी वृक्ष देखे थे, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही थी, तो वहाँ पर भी इसी तरह के शंकुधारी वृक्ष पाए जाते थे। ठीक है, तो उसने भी वहाँ पर देखे। और यहाँ की जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती है, तो ठंडी जो बर्फ़ होती है उसके कारण यहाँ पर नमी भी पाई जाती है। इनकी विशेषता हमने क्या देखी कि ये लंबे होते हैं। ठीक है, लंबे होने के साथ साथ नरम लकड़ी वाले कास्ट मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, तो नरम कास्ट वाले सदाबहार वन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है, तो हमेशा ये हरे भरे रहते हैं। और इन्हें टैगा भी कहा जाता है। अब ये टैगा कहाँ से आ गया, टैगा का मतलब होता है शुद्ध या फिर अनछुआ। ये एक रूसी शब्द है। ठीक है, रूस एक देश है, वहाँ पर इस तरह का शब्द प्रयोग किया जाता है टैगा, जिसका मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है शुद्ध या अनछुआ, यानी कि जहाँ पर मानव यानी इंसान नहीं पहुँच पाता है। तो ये वन भी ऐसे ही एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर मानव का जाना असंभव होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए इनको टैगा भी कहा जाता है। इनका महत्व क्या है, इनसे प्राप्त नरम काष्ठ का प्रयोग लुगदी बनाने, नरम काष्ठ मतलब वही नरम जो लकड़ी होती है उससे क्या बनाते हैं, लुगदी। अब लुगदी से क्या करते हैं, लुगदी से कागज़ बनाया जाता है, न्यूज़पेपर बनाया जाता है। ठीक है, और
जो हमारी किताबें होती हैं, उनके गत्ते वगैरह होते हैं, वो भी इस लुगदी से ही बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इनसे जो कास्ट नरम होती है यानी कि लकड़ी होती है, उससे माचिस बनाई जाती है और पैकिंग के लिए जो बक्से बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है, उसका प्रयोग भी इन्हीं बनों से किया जाता है। अब ये मुख्य वृक्ष हैं कौन से जिनका प्रयोग किया जाता है, तो मुख्य आपने बहुत ज़्यादा फेमस सुने होंगे, वो हैं चीड़ के और देवदार के। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं कि शंकुधारी वृक्ष के 2 उदाहरण दीजिए, तो चीड़ और देवदार। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं वो ऐसे जानवर होते हैं जिनकी खाल बहुत ज़्यादा मोटी होती है, यानी चर्बी ज़्यादा होती है, ताकि उनको ठंड से बचाया सके। तो यहाँ पर ध्रुवीय भालू यानी ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, उस एरिया में जो भालू पाया जाता है वो भी यहाँ पाया जाता है। साथ ही साथ सिल्वर लोमड़ी, ठीक है, सिल्वर लोमड़ी होती है, वो भी यहाँ पाई जाती है। एक मिंक नाम का जानवर होता है जो एक ऊदबिलाव टाइप का है, ठीक है, ऊदबिलाव ही कहते हैं उसको, वो भी यहाँ पाया जाता है। अब देखिए हम समझते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या है। तो यहाँ पर वनस्पति शब्द यूज़ करा, वन शब्द यूज़ नहीं करा, इसलिए इसको वन से अलग हमने रखा है। देखिए वनस्पति क्या होती है, जहाँ पर झाड़ियाँ टाइप की होती है वनस्पति, जहाँ पर खेती भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और भूमध्य सागरीय क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक विश्व में भूमध्य सागर नाम का एक सागर भी है, उसके आसपास ये वनस्पति पाई जाती है, इसी वजह से इसको भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर जिस तरह की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, जहाँ जहाँ वैसी दशाएं पाई जाती हैं, वहाँ पर भी कुछ जगह पर ये वनस्पति पाई जाती है। इस वजह से उन सभी वनस्पतियों को, यानी उन सभी जो पेड़ पौधे हैं जिस एरिया में होते हैं, उनको भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं। अब देखिए ये पाई कहाँ जाती है, तो महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारों पर पाई जाती है। मुख्य रूप से पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम किनारों पे पाई जाती है। अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोला मैंने। देखिए शुष्क ग्रीष्म, गर्म शुष्क ग्रीष्म का मतलब क्या होता है, गर्मी पड़ती है और शुष्क भी होती है। शुष्क मतलब कि यहाँ पर बारिश कम होती है, गर्मी पड़ रही है, यानी कि एरिया बहुत वैसा है, यानी कि बारिश कम कर रहा है, तो यहाँ पर गर्मी भी मिल रही है ज़्यादा। और साथ ही साथ वर्षा ऋतु जो होती है बहुत ज़्यादा मृदु होती है, मतलब कि वर्षा कम होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब इस एरिए में सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर गर्मी और सर्दी के मुकाबले ज़्यादा होती है। ठीक है, सर्दी बहुत ही कम मात्रा में होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती है, लेकिन गर्मी यहाँ पर ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अब बात करें इसकी विशेषताएं, तो भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। मतलब जब वह मौसम आता है जब गर्मी पड़ रही होती है और बरसात भी बिल्कुल भी नहीं हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। कैसे ढालेंगे, अब यहाँ पर पत्तियाँ तो गिराएगी नहीं, क्योंकि उनके पास पत्तियाँ इतनी ज़्यादा होती नहीं हैं, वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। अब उनकी जो छाल होती है, छाल कहते हैं पेड़ों के ऊपर, आपने देखा होगा पपड़ी सी होती है, वो मोटी होती है, जिस वजह से बाष्पोत्सर्जन यानी कि वहाँ से बाष्पीकरण कम हो, और पत्तियाँ भी उस बाष्पोत्सर्जन को रोक लेती हैं। ठीक है, पत्तियाँ भी इस तरह की होती हैं जिससे बाष्पीकरण कम हो, उनकी पत्तियाँ थोड़ी पतली टाइप की होती हैं, लंबी लंबी सी। अब यहाँ पर जो मुख्य वनस्पतियाँ यानी कृषि वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, लोगों ने क्या किया कि यहाँ के जो पेड़ पौधे थे उनको हटा के अब कृषि करने लग गए, वहाँ पर अलग टाइप के पौधे लगा दिए। जैसे ज़्यादातर जो कृषि होती है वहाँ पर खट्टे जो फल होते हैं, उन खट्टे फलों की कृषि होती है, जैसे संतरा, अंगूर, अंजीर, जैतून, नींबू। ठीक है, तो इस तरह के जो खट्टे फल होते हैं उसके जो वंश हैं, जितने भी खट्टे देखो फलों की, उनको पैदा किया जाता है इस क्षेत्र में। और इसी वजह से इसको फलों की कृषि के कारण विश्व का फल उद्यान कहा जाता है। ठीक है, फल उद्यान कैसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फलों की कृषि होती हो। तो यही कारण है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण फल उद्यान कहा जाता है। तो देखिए चित्र में आप देख सकते हो कि ये जो ढलान है, इस ढलान पे क्या हो रहा है कि अंगूर के बाग लगाए गए हैं। तो ये बाग बड़े बड़े पेड़ तो है नहीं, तो इसको हम वन तो कहेंगे नहीं, इसलिए हम इसको वनस्पति कह रहे हैं या फिर कृषि वाला क्षेत्र कह रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखें ये कहाँ पाई जाती है, तो देखिए ये जो एरिया है वो यूरोप का है, ये एशिया का है, ये अफ्रीका का है, और इसके बीच में आप देखोगे ये वाला एरिया, यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। इस सागर के तीनों तरफ, तीन तरफ किधर, उत्तर में यूरोप, पूर्व में एशिया और दक्षिण में अफ्रीका, ये तीन महाद्वीप आपस में मिल रहे हैं। इसी के मतलब चारों तरफ ये कृषि की जाती है इस भूमध्य सागर के
चारों तरफ कृषि की जाती है। इस वजह से इसका नाम पड़ गया भूमध्य सागरीय कृषि। इसके साथ साथ ये यहाँ पर सीमित ना होकर इस तरह की जलवायु जहाँ जहाँ और पाई जाती है वहाँ पर भी ये कृषि की जाती है। जैसे ये उत्तरी अमेरिका का अगर आप महाद्वीप देखो तो इस महाद्वीप में ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये कैलिफोर्निया का, यहाँ पर भी ये कृषि होती है। नीचे चिली वाला दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्र है, यहाँ पर भी कृषि होती है। और ऑस्ट्रेलिया का ये दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। तो दोस्तों आपको आई होप ये समझ में आया होगा। हमने अभी 5 तरह के वनों के बारे में पढ़ा, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शंकुधारी वन और भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में भी पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये जो वनस्पति है इसकी भी अलग विशेषता है और वनों की अलग विशेषता है। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम घास स्थल के बारे में और कटीली झाड़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।